सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में सीबीडीटी के नए चेयरपर्सन कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा संगीता सिंह। तो टैक्स मामलों को देखने वाले बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि सीबीडीटी, जिसकी अब नई चेयरपर्सन कौन बन गई हैं? संगीता सिंह बन गई हैं। एक्चुअली में इनको इसका अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज मिला है। किनका स्थान ले रही हैं ये? जेबी मोहपात्रा की, जो अभी 30 अप्रैल को रिटायर्ड हो गए। अच्छा, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अभी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बन गए, तो फिर आंसर करना कृष्णन रामानुजम। और इरडाई के नए चेयरमैन कौन बन गए? तो आंसर होगा देबाशीष पांडा। अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए? तो आंसर होगा टी राजा कुमार। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर आपको बताना है अभी मई 2022 में जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो आंसर होगा हर्षदा शरद गरुड़। तो अभी हर्षदा शरद गरुड़ ये जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इनकी उम्र 16 साल है और अभी इन्होंने 45 किलोग्राम कैटेगरी में 153 किलोग्राम भार उठाया है और इसी के साथ इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। और इस तरह से ये मीराबाई चानू और अचिंता शेवली के बाद जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। लेकिन गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय है। क्या नाम है? हर्षदा शरद गरुड़ नाम याद रखना, वेटलिफ्टर हैं ये। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, इनका नाम दे देंगे, पूछेंगे इनका संबंध किस खेल से है, तो वेटलिफ्टर है। बाकी तस्नीम मीर का नाम आपको जरूर याद होगा। ये गुजरात की रहने वाली हैं और अभी दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बनी थी, तब इनका नाम न्यूज़ में था। कोमल कोहर, अभी आपको पता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पे? कर्नाटक के बंगलुरु में। तो उसमें पहला गोल्ड जीता था इन्होंने और नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा था 45 किलोग्राम कैटेगरी में। इनका संबंध भी वेटलिफ्टिंग से है। और वेटलिफ्टिंग की जब भी बात होती है, कर्णम मालेश्वरी के बारे में आपको हमेशा बताता हूँ। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपसे पूछेंगे तो इन्हीं का नाम आएगा, कर्णम मल्लेश्वरी का। सन 2000 का जो सिडनी ओलंपिक था उसमें इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। उसके अलावा इनका नाम अभी करंट अफेयर्स में भी था क्योंकि ये दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर बनी है। अच्छा, अगर एग्जाम में प्रश्न इस तरह से घूम के आ जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो फिर आंसर हो जाएगा केडी जाधव। ऊपर वाले प्रश्न में क्या था? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। यहां पूछ रहे हैं पहले भारतीय कौन थे, तो केडी जाधव थे। इन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में ब्रोंज जीता था। ये पहलवान थे, कुश्ती में जीता था इन्होंने ब्रोंज। बाकी वेटलिफ्टर तो आपकी मीराबाई चानू भी है। अभी टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने 49 किलोग्राम कैटेगरी में। उसके अलावा अभी सिंगापुर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। और अभी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड भी मिला था मीराबाई चानू को। और इसी तरह से अभी दिसंबर की बात है, ताशकंद में जो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 हुई थी उसमें गोल्ड जीता था संकेत महादेव सागर ने। ये भी वेटलिफ्टर है। और वेटलिफ्टिंग से एक और प्रश्न आपको याद आएगा, ये भी करंट अफेयर्स का है, कि इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने, तो फिर आंसर होगा सहदेव यादव। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में दुनिया की सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बन गई है, तो आंसर होगा सिस्टर आंद्रे। अभी आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था जापान की काने तनाका का अभी निधन हो गया। ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला थी, 119 वर्ष इनकी उम्र थी, पर इनका भी निधन हो गया। तो अब उनके निधन के बाद 118 वर्ष की ये फ्रांसीसी नन है सिस्टर आंद्रे। अब ये आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गई हैं। चलो मुझे बताओ, यूनिसेफ की नई प्रमुख अभी कौन बनी थी, तो आंसर होगा कैथरीन रसेल। और यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया था, नौरा अल मतरोसी को। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन बने, झांग मिंग बने। चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया मेंबर कौन सा बना था, कौन सा नया मेंबर कंट्री बना है, बताओ। हम बढ़ते आगे।
अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन जिसका नाम है सीटीओ बर्ल मार्क, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का जो ये शहर है रियो दी जेनेरियो, उसमें एक लैंडस्केप गार्डन है जिसको बोलेंगे सीटीओ बुर्ले मार्क्स। तो अभी इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इस गार्डन में आपको 3500 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियां मिलेंगी। इसे वनस्पति और परिदृश्य प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला माना जाता है। एक्चुअली में इस साइट का नाम, या कह दूँ इस गार्डन का नाम, ब्राज़ील के एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट थे बुर्ले मार्क्स, उनके नाम पे रखा गया है, जिनके पार्कों और बगीचों की डिज़ाइन ने उन्हें वर्ल्ड फेमस बना दिया था। और वैसे 1985 तक ये उन्हीं का घर हुआ करता था। नाम है सीटीओ बर्ल मार्क्स। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात हो रही है, तो बताओ भारत में टोटल कितनी विश्व धरोहर स्थलें हैं? 40 हैं। और 40वीं कौन सी बनी थी? धोलावीरा। ये गुजरात में है, जिसका स्थानीय नाम है कोटडादा टिम्बा। ये हड़प्पा का एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ है। इससे पहले 39 नंबर की कौन सी थी? रामप्पा मंदिर, जिसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। तो ध्यान से सुनना, प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में टोटल विश्व धरोहर स्थलें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है, तो 40 है। और अमूर्त धरोहरें कितनी है, इंटेंजिबल साइट्स कितनी है? 14 है। और 14th नंबर की बनी थी कौन सी? दुर्गा पूजा, जो कि पश्चिम बंगाल की है। तो अमूर्त धरोहरें तो कितनी हो गई? 14 हो गई। और मूर्त धरोहरें, टेंजिबल साइट्स कितनी हो गई? 40 हो गई हैं। दोनों के बारे में आपको बता चुका हूँ। टेंजिबल साइट्स मतलब जिन्हें आप छू सकते हो, इंटेंजिबल साइट्स जिन्हें आप छू नहीं सकते, जैसे कि मेले हो गए, त्योहार हो गए। जैसे भी हमने कहा ये 14th नंबर की बनी है दुर्गा पूजा, पूजा हो गई, इसे आप छू नहीं सकते हो, तो उन्हें कहेंगे अमूर्त धरोहरें, इंटेंजिबल साइट्स। उसी तरह से अभी पिछले महीने हम लोगों ने ही पढ़ा था, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। चलो आप मुझे बताओ, भारत में टोटल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं? तो 34 है। और टोटल रामसर साइट्स कितनी है अभी वर्तमान में? 49 है। अच्छा, अभी भारत में कहाँ जियो पार्क स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा गांव में। और अगर आपसे पूछे कि अभी यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स शामिल किए हैं? अभी 8 शामिल किए हैं। और इसके बाद टोटल कितने हो गए हैं? 177 हो गए हैं। और यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित विरासत कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये आपको मिलेगा सिक्किम में। यूनेस्को की बात करें, स्थापना होती है 1945 में। फुल फॉर्म हो गया इसका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। बाकी आप जानते हो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का भी यहीं पर है। OECD का भी यहीं पर है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी यहीं पर है। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे उजाले। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे, अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में पहले केरल ओलंपिक खेल ये कहाँ पे शुरू हुए? तो आंसर होगा तिरुअनंतपुरम में। तो ये पहली बार है, याद रखना, केरल ओलंपिक गेम्स। और इसका आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है, मतलब ये कहाँ पे शुरू हुए हैं? तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। 30 अप्रैल को शुरू हुए, जो कि 10 मई तक चलने वाले हैं। और यहाँ पे जो बॉक्सर है MC मैरी कॉम, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और सबसे खास बात, इन खेलों का जो शुभंकर है, जो मैस्कोट है, वो नीरज नाम का खरगोश है। अच्छा, ओलंपिक की बात करते हैं। तो अभी आपको याद है जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वो एक समर ओलंपिक था। कौन से नंबर का था? 32वें नंबर का था। और उसके शुभंकर की बात करेंगे तो उसका शुभंकर था मिराइतोवा। और पैरा जो ओलंपिक थे उसका शुभंकर था सोमाइती। उसके बाद अगले जो समर ओलंपिक होंगे 33 नंबर के, ये 2024 में होंगे। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। उसके बाद अगले वाले 2028 में होंगे। कहाँ पे? लॉस एंजलिस में। और उसके अगले वाले होंगे 2032 में। वो कहाँ पे होंगे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। और अभी जो 2022 में हुए थे वो विंटर ओलंपिक थे। कहाँ पे हुए थे? बीजिंग, चाइना में हुए थे। उसका शुभंकर था बिंग ड्वेन ड्वेन। और पैरा ओलंपिक वाले का था श्वेन रॉन रॉन। अब यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आपको याद है कोविड-19 के समय ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। इसको बदल के क्या कर दिया गया था?
तो आंसर हो जाएगा फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। इसमें एक और शब्द जोड़ दिया था, टुगेदर। ये तो मैंने आपको इंग्लिश में बताया। इसका लेटिन संस्करण में क्या बोलेंगे इसको? सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस। ये तो पहले था। लास्ट में जो वर्ड जोड़ा गया वो था कम्युनिटर। तो भारत में टोटल कितने मेडल जीते इसमें? एक गोल्ड था, 2 सिल्वर मेडल थे और 4 ब्रोंज मेडल थे। टोटल 7 मेडल जीते। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें गोल्ड किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। इनका संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। और सिल्वर 2 जनों ने जीता है। एक तो जीता है मीराबाई चानू ने, जो कि वेटलिफ्टर है, और एक जीता है रवि कुमार दहिया ने, जो कि पहलवान है, कुश्ती में जीता उन्होंने। ब्रोंज मेडल की बात करें, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में जीता इन्होंने ब्रोंज मेडल। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जीता इन्होंने ब्रोंज मेडल। बजरंग पूनिया कुश्ती में जीता इन्होंने ब्रोंज मेडल। और हमारी जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसने ब्रोंज मेडल जीता है। किसको हराया इसमें? चलिए ये प्रश्न आप ही के लिए रहेगा। अभी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसको हरा करके ब्रोंज मेडल जीता? उत्तर दीजिए। हम बढ़ते आगे। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा नंदू मूलचंदानी। तो CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, इसने नंद मूलचंदानी को अपना पहला CTO मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी कि मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी अगर आपसे पूछा जाता कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अभी नए अध्यक्ष कौन बने? नए नहीं बने, फिर से बन गए। कौन? इकबाल सिंह लालपुरा। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? सुमंत सिन्हा बने। और हज समिति के अभी नए अध्यक्ष कौन बने थे? AP अब्दुल्ला कुट्टी बने थे। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत बनाएगा? तो आंसर होगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं कौन? सर्बानंदा सोनोवाल, जिनके पास आयुष मंत्रालय भी है। अभी उन्होंने ही कहा है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत बनाएगा। अच्छा कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र प्लांट ये कहाँ पे शुरू हुआ? असम में। और अभी आपको याद होगा जापान ने हाइबरी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया था। और अभी साउथ कोरिया ने ही दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया था। उसके अलावा भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे स्थापित होगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। अभी दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया? दुबई में। और अभी गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के इंदौर में। अभी हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये कहाँ पे स्थापित किया गया? लद्दाख में। यहाँ पे हाइड्रोजन से चलने वाली बसें चला करेंगी। अच्छा वैसे भारत के कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य कब का है? 2070 का है। और बताओ अभी देश का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा पूर्णिया बिहार में। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए 2022 में अपनी तरह की पहली 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग ये कहाँ पे शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा भारत में। तो ये पहली बार होगी, 2022 के अंत में ये होगी। अपनी तरह की पहली 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग जिसमें 12 टीमें होंगी और इसका आयोजन करेगा एलीट स्पोर्ट्स इंडिया। अच्छा इसी तरह से पहली बार अंडर-19 वुमेन्स वर्ल्ड कप भी होगा ये 2023 में। कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में। और अभी साउथ अफ्रीका में ही 2022 में ही FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ था जिसको जीता था नीदरलैंड ने जर्मनी को हरा करके। और अगले साल 2023 में जो महिला FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप होगा जो कि इसका 10वां संस्करण होगा वो कहाँ पे होगा? चिली के सेंटियागो में। चलो आप मुझे बताओ अभी दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स ये कहाँ पे चल रहे हैं? नई दिल्ली में। अभी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मंगोलिया की कैपिटल उलान बटर में, जिसमें भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं। उसके अलावा बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई? मनीला फिलीपींस में। और इनविक्टस गेम्स 2022 ये कहाँ पे हुए? ये हैग नीदरलैंड में हुए।
और अगले साल 2023 में कहाँ पे होंगे? जर्मनी में होंगे। उसी तरह से हमने पढ़ा था कि 2023 में जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होंगे? ये भारत में होंगे। और अभी जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुए थे उसको भारत ने जीता है, उसमें भारत के कप्तान कौन थे? यश धूल थे। उसी तरह से अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुए थे यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में, उसको किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और अभी 2022 में जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे न्यूजीलैंड में, उसको भी जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा के। आप जानते हो अगले साल 2023 में जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होंगे वो भारत में होंगे। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ये 2024 में जो होंगे वो यूएस और वेस्ट इंडीज में होंगे। बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, एक तो याद रखना भी 2022 में जो होंगे वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे और 2026 वाले होंगे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। अभी फीफा वर्ल्ड कप इस साल के अंत में होंगे कतर दोहा में, और फिडे चेस ओलंपियाड ये 2022 में होंगे। पहली बार भारत में होंगे, ये होने वाले तो रशिया में थे लेकिन वहाँ पे कैंसिल कर दिया और अब भारत में होंगे। भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में होंगे। और 2022 के जो एशिया कप होंगे ये कहाँ पे होने हैं? श्रीलंका में होने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में किसे इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड का विजेता चुना गया? तो आंसर होगा सिप्ला लिमिटेड को। तो अभी इंडियन फार्मा अवार्ड्स 2022 और इंडियन मेडिकल डिवाइस अवार्ड्स 2022, इनको रसायन व उर्वरक जो मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं भगवंत खुबा, उन्होंने खुद बांटे इन अवार्ड्स को। और इसका आयोजन किसने किया? फिक्की ने। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब फिक्की से दो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसके अभी नए प्रेसिडेंट और डायरेक्टर जनरल कौन बने थे ये आपको बताना है। बाकी प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? सिप्ला को मिला। उसके अलावा इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो आंसर हो जाएगा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को। इसके अलावा और भी अवार्ड्स हैं, उसकी मैं यहाँ पे लिस्ट लगा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में टाटा ग्रुप ने किसके साथ एयर इंडिया का विलय करने का फैसला किया? तो आंसर होगा एयर एशिया। तो अभी टाटा ग्रुप्स ने एयर इंडिया के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए एयर एशिया में एयर इंडिया का विलय करने का यानी कि मर्ज करने का फैसला किया है। अच्छा, टाटा ग्रुप नाम आते ही आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा कि इसका नाम आपने कहीं पढ़ा था। अभी आपको याद होगा, अभी आईपीएल चल रहे हैं तो 2022 के और 2023 के जो आईपीएल है उसका टाइटल स्पॉन्सर बन चुका है कौन? टाटा ग्रुप। बाकी अभी आप जानते हो टाटा डिजिटल के अध्यक्ष बने थे कौन? एन चंद्रशेखरन। और एन चंद्रशेखरन ये टाटा सन्स के अभी फिर से अध्यक्ष बन गए थे। और एन चंद्रशेखरन ही एयर इंडिया के चेयरमैन भी हैं। तो 3 अपॉइंटमेंट पढ़े थे हमने एन चंद्रशेखरन से, तीनों आपको याद रखने हैं। और अभी टाटा ग्रुप ने अपना नया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया था, उसका नाम है न्यू। और अभी टीसीएस के फिर से एमडी सीईओ कौन बन गए? राजेश गोपीनाथन बन गए। टाटा स्टील के अभी उपाध्यक्ष बने थे जिनका नाम है नोएल नेवल टाटा। और टाटा स्टील के अभी सीईओ कौन बने थे? टीवी नरेंद्रन। आप जानते हो CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का जो पहला प्लांट शुरू किया था टाटा स्टील ने ही। टाटा स्काई का नाम बदल के टाटा प्ले कर दिया गया। और अभी रतन टाटा जी की जीवनी भी आ रही है जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। नवंबर तक आ जाएगी ये इस साल। इसको किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। बताओ अभी रतन टाटा जी को किस राज्य ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था? असम ने। नाम है उसका असम वैभव। और सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की जो पहली सूची आई थी उसमें टॉप पर रहे जमशेदजी टाटा। याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, मई 2022 में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो इस सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? बंगलुरु में। उद्देश्य क्या है? सेमीकंडक्टर के डिज़ाइन, उसके उत्पादन और नवाचार में भारत को अग्रणी बनाना। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी आरबीआई के अनुसार क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास न्यूनतम कितना खुद का फंड होना चाहिए? तो आंसर होगा 100 करोड़ रुपये। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा आपसे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका व्हाट्सअप या फेसबुक ग्रुप हो गया तो वहाँ पे एक बार शेयर ज़रूर कर देना।
और इन सभी क्वेश्चन का क्विज बना करके आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है। टॉपिक वाइज जितने भी क्विजेज है सारी डे टू डे अपडेट हो रही है, तो वो भी लगाते रहिए। एक टाइम फिक्स कर लीजिए अपना, वो लगाते रहोगे तो पुराना तो रिवीजन होता ही रहेगा और जो नए क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं वो भी आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे, तो एक हैबिट आपकी बढ़ जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।